जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इस सेशन के साथ में एक बार जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस सेशन के साथ में जुड़ सकें। कल की लास्ट क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि हमें अगर फिगर काउंटिंग में नंबर ऑफ ट्रायंगल आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमने हर एक बेसिक पॉइंट को डिस्कस किया था और जितने भी टाइप आपके बेसिक बन सकते थे उन्हीं सबको सभी को मैंने एक बार डिस्कस कर लिया। लेवल के भी क्वेश्चन कराए हैं। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो लास्ट में मैं प्रैक्टिस सेशन करा दूंगा इस चैप्टर का, जहां पर वो सारे आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर में आए थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रायंगल को न काउंटिंग करके आज हम सीखेंगे स्क्वायर कैसे काउंटिंग करते हैं, यानी जब हमें वर्ग की गणना करनी हो तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ट्रिक क्या होती है, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। यह चीज का ध्यान देना भाई। अगर पिछली क्लास में आपने बने हुए तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर जो फिगर आप में काउंटिंग करते हो फिगर में तो जितनी आपकी ट्रायंगल आती थी तो हिडन ट्रायंगल को भी हम आपको बेसिक से बता देते थे वो कौन सी ट्रायंगल है जिसको हमें काउंटिंग करने की जरूरत है। बाकी हम ट्रिक से भी बता देते थे। आज भी वही बिल्कुल अप्रोच रखेंगे। पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम बेसिक तरीका अपनाएंगे जो आपको बेसिक होता है, जिस तरीके से काउंटिंग की जाती है। उसके बाद में आपको एक ट्रिक की तरफ से समझा देंगे जिससे आप अपना आंसर जल्दी से दे सकें। लेकिन फिर मेरी बात वही रहेगी कि अगर आपने फिगर को ऐड करना नहीं सीखा तो आप जो हिडन ट्रायंगल होंगी या हिडन स्क्वायर होंगे उनकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो। तो चलो आज की क्लास अपनी अगली कंटिन्यू करते हैं। तो सभी लोग डाल लीजिएगा भाई कि वर्ग की गणना पर आधारित प्रश्न, कि वर्ग को कैसे काउंटिंग करते हैं, वर्ग से कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयत के भी पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ कि आयत क्या होता है। तो आयत तो एक वर्ग के बारे में लिख लीजिएगा भैया। वर्ग क्या कहलाता है? तो चार रेखाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, तो आप कहोगे उसे हम नाम देते हैं भाई वर्ग। और इसी फिगर को हमें काउंटिंग करनी होगी तो हम पहले बेसिक से बता देते हैं। बेसिक से बताने का तरीका यह है कि जितनी भी आपको ऐसी फिगर दिखाई दें जिसमें चार रेखाएं से घिरी हुई हैं उसको देखकर कोशिश करो समझने की। और उसमें सभी में याद रखना चाहिए कि सभी की सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। आप वर्ग उसे कहते हो जो चार रेखाओं से घिरी हुई हो लेकिन सभी की सभी भुजाएं उसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और आयत उसे कहा जाता है जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर हो। तो जब हम आयत को पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हम वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं भाई। दो हम डायग्राम बना रहे हैं, इन दोनों में आपको बताना होगा कितने बनेंगे। तो पहले हम बेसिक से समझा देते हैं फिर आपको ट्रिक बता दिया जाएगा। परेशान मत रहिएगा ट्रिक के लिए भाई। चलो चलो मैं एक बेसिक फिगर से ही आपको समझाता हूं, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बेसिक फिगर की बात करोगे तो जिसमें हमने ए लिखा है, जिसमें बी लिखा है, जिसमें सी लिखा है और जिसमें डी लिखा है, क्या वह एक आपको स्क्वायर दिखाई दे रही है? तो आपका जवाब होगा सर हाँ। सभी की आपकी जो भुजाएं हैं वो आपको क्या दिखाई दे रही है भाई, बराबर दिखाई दे रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जब आप सिंगल फिगर की काउंटिंग करोगे, आप जब सिंगल फिगर की काउंटिंग करोगे तो जिसमें फिगर ए लिखा गया है वह एक आपका क्या दिखाई दे रहा है भाई, स्क्वायर। जिसमें फिगर बी लिखा गया है वो स्क्वायर दिखाई दे रहा है। जिसमें फिगर आपका सी लिखा गया है और जिसमें फिगर आपका डी लिखा गया है वो भी आपका क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इतनी बातें आपको क्लियर है। तो यहाँ से टोटल आपकी स्क्वायर कितने दिखाई दे रहे हैं भाई, चार स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आई? अब इन चार के बाद से हम उनकी काउंटिंग करते हैं जो चारों को मिलाने से आपको बनती हैं। तो जब आप दो फिगर को मिलाओगे, मैं बेसिक से समझा देता हूं भाई ताकि आपको यह काउंटिंग करने में दिक्कत ना हो। एक ही फिगर में समझाऊंगा, बार बार बेसिक को नहीं बताया जाएगा। अगर आप दो फिगर को एक साथ मर्ज करोगे, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। हम जब दो फिगर को एक साथ मर्ज कर रहे हैं तो हमने मर्ज किया पहले ए और किसको भाई, बी को मर्ज किया। अगर आप मर्ज करने का तरीका सीख जाओगे तो रेक्टेंगल की भी काउंटिंग आप आसानी से कर सकते हो स्क्वायर के साथ साथ में। भाई जब हमने ए और बी फिगर को एक साथ मर्ज किया तो हमने यह पाया कि चार रेखाओं से घिरी हुई आकृति तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसको यदि ध्यान से देखोगे तो इसके केवल आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों उसकी भुजाएं बराबर नहीं है। चार की चार साइड बराबर होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितनी साइड बराबर हो रही है भाई, दो दो साइड। इसलिए यह स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो ए और बी को मिलाकर भाई नहीं बनने वाली है। जब बी और सी की बात करोगे तो यहाँ भी एक स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या बनना है? तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बनना है।
और जब सी और डी की बात करोगे तो वहां पर भी आपका स्क्वायर नहीं बनना है, क्या बनना है, आपका रेक्टेंगल बनना है। और डी और ए की बात करोगे तो भाई डी और ए आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो दो फिगर को मिलाकर हम एक भी ऐसी संख्या नहीं बता सकते हैं जो स्क्वायर का फॉर्मेशन दे रही। अगले आते हैं भाई, दो फिगर के मिलाने के बाद से कितने फिगर को मिला सकते हो, तो आप कहोगे सर तीन फिगर को एक साथ मिलाएंगे। तो जब आप तीन फिगर को एक साथ मिलाते हो तो भाई ए बी और सी, क्या या कोई आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या भाई, ए बी या कोई स्क्वायर होता है क्या भाई, नहीं। बी सी और डी को भी मिला के नहीं बन सकता, सी डी और ए को भी मिला के नहीं बन सकता, तो इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 0। लेकिन जब बात होगी आपको चार फिगर को एक साथ मर्ज करने की, तो जब हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी को मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से टोटल नंबर आपके स्क्वायर कितने निकल कर आ जाएंगे, तो 5 आपका जवाब होगा। सर यहाँ से स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। या तो रहा बेसिक करने का तरीका, पहले सिंगल सिंगल फिगर की काउंटिंग करेंगे, फिर दो दो फिगर को मर्ज करेंगे, फिर तीन तीन को, फिर कितने को भाई, 4 4 को। चीजें क्लियर है तो भाई एक बार यस लिखो, हम चलते हैं उस ट्रिक पर जहां से ट्रिक बनाई जाती है। ठीक है, तो चलो भाई कॉपी कर लिए इसको। अब हम आते हैं उस बात पर कि आप ट्रिक को कैसे यूज करोगे इस क्वेश्चन में। तो भाई देखना जरा सा, अगर इसी हम फॉर्मूले को लिखें तो इसमें दो चीजें लिखना भैया। एक तो तब लिखना कि किसी भी स्क्वायर में एक तो आपको रो दिखाई देता है और एक तो क्या दिखाई देता है, तो आप कहोगे सर कॉलम। तो पहला केस यह लिख लेना, जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो, आपकी बराबर होगी। केस फर्स्ट लिखना, मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो भैया, यही वाले क्वेश्चन थे भाई आपके, सेम क्वेश्चन था, बेसिक से बता दिए हैं, अब आपको ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो भाई जरा ट्रिक को बड़ा बोर्ड पे भाई ध्यान से समझ लेना। मेरे 3, इसकी हम काउंटिंग कर लेते हैं भैया, 1 2 1 2 3। इसमें आपको बताना है स्क्वायर कितने हैं। तो पहला हमने केस जो लिखा कि आपको केस पहला यह होना चाहिए कि जिसमें रो और कॉलम के नंबर बराबर हो। तो जरा आके समझते हैं भाई रो किसे कहते हैं। तो भाई देखो बोर्ड पर यह जो चीजें लिखी गई हैं वो सभी आपके रो के नंबर लिखी गई हैं, और ये जो ऊपर से लिखी गई हैं वो सभी की सभी क्या लिखी गई हैं, आपके कॉलम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर रो कितने दिखाई दे रहे हैं और कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर रो भी आपके 1 है और कॉलम भी कितने 1 है। तो आप कहोगे 1 और कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, और इनकी संख्या बताओगे तो 1 और कितने दिखाई दे रहे हैं भाई, 2। तो जब कभी रो और कॉलम बराबर हो तो आपको स्क्वायर क्यों करते हैं उसका रीजन जान लेना भैया। तो मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स का रूल यह होता है, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आपको ये दिखाई दे रहा है। मैट्रिक्स के फॉर्मेट का मतलब जहां आपको रो भी दिखाई दे, जहां आपको कॉलम भी दिखाई दे। तो जब मैट्रिक्स के मल्टीपल में आप जाते होगे, जब 10वीं स्कूल में पढ़े होगे, तो आपको बताया जाता था कि रो का मल्टीप्लाई किसमें किया जाता है भाई, कॉलम में किया जाता है। तो भाई यदि इससे आपसे पूछा जाए कितने आपके स्क्वायर बनेंगे, तो करना आपको यह है भाई कि जो सबसे बड़ा नंबर रो का दिखाई दे उसको 2 लिख लेना भैया, 2 दिखाई दे रहा है। इस रो वाले के सबसे बड़े नंबर के साथ इस कॉलम वाले के सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फिर इससे जो छोटा नंबर वो कितना दिखाई दे रहा है, 1, और फिर इससे छोटा जो नंबर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 दूना 4 है, कितना दिखाई दे रहा, 5। रो के सबसे बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होता है, चाहे रो बराबर हो या कॉलम हो भाई, इससे कोई फर्क नहीं। अगर एक बात आप समझ लेते हो कि रीजन क्या होता है, तो रीजन ये होता है रो के सबसे बड़े नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है भाई, कॉलम के सबसे बड़े नंबर के साथ में। फिर रो के जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर होता है उसका कॉलम के दूसरे सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और जहां 0 आ जाता है वहीं पर रुक दिया जाता है। यहाँ से टोटल नंबर आपके स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा भाई 5। इस वाले जरा फिगर में देखना, इस फिगर में देखोगे तो 1 2 और कितना दिखाई दे रहा है, 3, 1 2 और कितना दिखाई दे रहा है भाई, 3। अब आपको स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, जरा सबसे बड़ा नंबर बताना रो का, तो यह रो दिखेगा गया भैया, और ऊपर से जो लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, कॉलम। तो रो के जो सबसे बड़ा नंबर है वो 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 का कॉलम में सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई भाई। इसके बाद से हम जोड़ेंगे भाई रो के दूसरे सबसे बड़े नंबर, तो कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, 2 का गुणा हम करेंगे कॉलम के दूसरे सबसे बड़े नंबर के साथ में, तो 2। उसके बाद से यहाँ क्या लिखोगे भाई, 1। उसके बाद से यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो भाई ये 3 त्रिक का 9, 9 2 9 4 13, कितना हो जाएगा भाई, 14। तो 9 कितना हो जाएगा भाई, 5 14 हो जाएगा। इसमें जरा देखना भाई 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3 और कितना दिखाई दे रहा है भाई, 4। सबसे बड़ा नंबर जरा देखना, तो भाई रो का 4 है, कॉलम का भी 4 है। सबसे उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, कॉलम का भी 3 है, रो का 2 है, इसमें कॉलम का भी 2 है, कॉलम का 1 है, इसमें कॉलम का भी 1 है। तो भाई 4 चौका 16, 3 त्रिक का 9, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस कितना हो जाएगा भाई 1।
16 9 6 15 25 4 29 से कितना हो जाएगा भाई 30, तो कितने स्क्वायर आ जाएंगे 30। अब हम बात करते हैं भैया ट्रिक क्या कहलाती है। जब आपने सर बताया रो और कॉलम बराबर लिखाए हो तो कुछ ट्रिक भी बता दो। देखो भैया ट्रिक क्या बनी है, यहाँ लिखोगे तो 2 गुणे 2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 गुणे 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ भाई 3 गुणे 3 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर दिखाई दिया 1 का, यहाँ 4 का स्क्वायर दिखाई दिया, यहाँ 3 का स्क्वायर दिखाई दिया, यहाँ 2 का स्क्वायर दिखाई दिया, यहाँ कितने का दिखाई दिया भाई 1 का स्क्वायर दिखा। क्लियर है भाई यहाँ तक चीजें। चलो इसकी मीनिंग यह होती है कि जब रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं तो दोनों के जो बड़े नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, दूसरे जो सबसे बड़े नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, और सेम नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ट्रिक यह बनती है कि यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो किसी रो के सबसे बड़े नंबर या कॉलम के सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करना और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर का स्क्वायर करते हुए जोड़ते हुए चले जाना, जो आपका आंसर आएगा वही आपके नंबर आप स्क्वायर बनने वाले हैं भाई। सबसे बड़ा नंबर 2 दिखा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कम करके 1 का स्क्वायर, सबसे बड़ा नंबर दिखाई दिया 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक एक नंबर कम करते चले जाओ भाई, वहां से स्क्वायर आपकी काउंटिंग हो सकती है। इसमें यदि बात करोगे तो भैया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रो और कॉलम की संख्या यदि किसी में बराबर होती है तो आपको करना यह है कि जो सबसे बड़ा नंबर लिखे हो उसी को स्क्वायर करते हुए घटते हुए क्रम में लिखते चले जाओ। इसलिए लिखते हो क्योंकि जब दोनों में संख्या बराबर है तो दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो भाई चीजें अगर समझ में आ गई है तो एक बार लाइक कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो। चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो पेपर में आते हैं उसको किस तरीके से करोगे बड़े क्वेश्चन में भैया। चलो बोर्ड पर देखो भाई, चलो भाई इसमें बताना काउंटिंग करना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और कितना भाई 5, 5 सबसे बड़ा नंबर है तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर भाई 1 का स्क्वायर, 5 बचे कितना भाई 25, 4 चौका कितना भाई 16, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा भाई। देखो 25 की बात करोगे तो 16 और 9 9 6 15 25 ना 50 और 54 कितना हो जाएगा 55, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 55। यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो आप बहुत स्पीड से अपना आंसर दे सकते हो, कम टाइम लगाना भैया। चलो जल्दी से इसे एक बार कॉपी करो। चलो काउंटिंग कर लियो भैया। अब हम आते हैं जरा दूसरे वाले अपने टाइप पे। दूसरा वाला टाइप ये कहता है कि जब हमें रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी हो, आयत की गणना करनी हो भाई, तो आयत की जब गणना करनी होगी तो आयत किसे कहते हैं भाई वो समझ लेना। एक ऐसी 4 रेखाओं से घुरी हुई आकृति जिसके आमने और सामने की भुजा क्या हो बराबर हो। यदि यह ए है तो यह किसके बराबर होगी ए की, और यदि यह यक्स है तो यह किसके बराबर होगी यक्स के। इसको नाम क्या दिया जाता है भाई आयत, जिसे क्या बोला जाता है रेक्टेंगल। आमने और सामने की भुजा क्या होती है भाई बराबर। और यदि वर्ग की बात करोगे तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, यह ए है तो ये भी होगा, यह ए है तो ये भी होगा। भाई बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा ए और यक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई यक्स। ये दूसरे के आमने सामने की भुजा है या दूसरे के आमने सामने की भुजा, या ए बराबर सभी ए के होंगे। तो भैया सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, उसका नाम क्या दिया जाता है भाई वर्ग दिया जाता है। अब यदि आपसे हम क्वेश्चन में पूछें कि क्या आयत वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या हम रेक्टेंगल को स्क्वायर में काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप रेक्टेंगल की काउंटिंग कीजिए आयत की, तो थोड़ा सा आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा भाई। कुछ बातों का जो ध्यान देना होगा वो क्या बातें हैं सुनना, कि आयत उसे कहते हैं जिसके आमने और सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती, बात समझ में आई। और वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं भाई, आपके जितने वर्ग होते हैं, वर्ग सभी क्या कहलाते हैं आयत होते हैं। वर्ग सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सभी आयत होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कुल आयत कितने होंगे, तो आप कहोगे सर कुल आयत यदि हमें निकालना होगा तो वर्ग लिखेंगे
और जितने आपके केवल आयत हैं उन्हें भी आपस में क्या करोगे भाई, जोड़ दो। तो जब आपसे पूछा जाए कुल आयत की संख्या बताइए, तो कुल आयत में आप वर्ग भी जोड़ोगे और केवल आयत जोड़ोगे। केवल आयत का मतलब यह होगा, मैं भी समझा दूंगा, बस थोड़ा सा वेट रखो। केवल आयत तो उसी की काउंटिंग करेंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर न हो, केवल आमने सामने की भुजा बराबर हो। और वर्ग का मतलब उसको होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसमें भी। जब आयत की बात होती है, कुल आयत की बात होती है, तो हम वर्ग की भी काउंटिंग कर सकते हैं और आयत की भी काउंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सभी के सभी जो आयत हैं, सॉरी सभी के सभी जो वर्ग हैं वो आयत हो सकते हैं, लेकिन कोई आयत आपका वर्ग नहीं हो सकता है। यहां से यदि हम आपसे पूछें कि आपसे पेपर में जब क्वेश्चन यह पूछा जाए कि आप केवल आयत के बारे में बताइए कि केवल आयत कितनी होगी, तो आप कहोगे सर कुल जो आयत निकलेगा, कुल जो आयत निकलेगा उसमें से क्या घटा दोगे, तो कुल आयत में से यदि जब वर्ग आप घटा दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा भाई, केवल आयत निकल कर आ जाएगा। चीजें क्लियर है? तो एक बार जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से भाई आंसर दोगे। एक बार सारी चीजें दिखाई दे रहे, मैं रिपीट कर देता हूँ। आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, वर्ग वह होता है जिसकी भाई चारों भुजाएं बराबर हो। सभी वर्ग को हम आयत पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन भाई कुल आयत से भी पूछा जाता है कि कुल आयत कितने होंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो भैया उसमें जितने स्क्वायर बनेंगे और वनली रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे भाई, ऐड कर लेंगे। और यदि आपको वनली रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल होंगे उसमें से जो आपके स्क्वायर बनेंगे उनको क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। भाई चीजें क्लियर है? तो एक बार जल्दी से कमेंट करो और आगे बढ़ते हैं भाई। पेपर में इसका इंप्लीमेंट कैसे करोगे वो भाई क्वेश्चन देखना भाई। चलो बोर्ड पर आ जाना भैया। हमने आपको बताया भाई यह फिगर, और एक फिगर हमने आपको यह वाले बना दी। चलो भाई बोर्ड पर पहले हम बेसिक से बता देते हैं, फिर सारी चीजें बता सकते हैं भाई। इसमें जरा ध्यान से देखना, यदि आपसे हम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तीन चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। यह पूछा गया है भाई केवल आयत बताइए, केवल आयत आपको बतानी है। दूसरा आपसे पूछा गया है वर्ग आपको बताने हैं, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा गया है कुल आप बताइए भाई आयत कितनी, कुल आयत की आपको क्या बतानी है भाई, संख्या बतानी। तीन चीजें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, तीनों को जरा ध्यान से समझने की भाई कोशिश करिएगा। तो भैया केवल आयत हमें बताना। वर्ग की संख्या तो आपको पता है इसमें कितनी बताने वाले हो, तो सर आप 5 बताने वाले हो। क्यों बताने वाले हो सर? 1 2 3 और 4, एक बड़ी वाली दिखाई दे रही, कितनी दिखाई दे रही, 5। बेसिक से अगर आप ट्रिक से जाते तो नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर है, तो 1 + 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाता, 5। भाई आयत जरा देखना, हम जो आयत के बताने जा रहे हैं, आयत तो बहुत चीजें होती हैं। हम फिगर लिख रहे हैं भैया A B C और क्या लिख दिए भैया D, A B और क्या लिख दिए भैया C और D। जरा बोर्ड पर ध्यान दो, काउंटिंग करने जा रहे हैं भाई। अगर ए और बी सीक्वेंस से चलेंगे भाई, ए और बी को मिलाओगे तो भैया कितने दिखाई देंगे भाई, क्या यह एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा? हाँ सर, केवल इसके आमने और सामने की भुजा दिखाई दे रही है, कितने दिखाई दे देंगे, एक। यह केवल रेक्टेंगल है, वनली रेक्टेंगल की बात हो रही है भाई, क्योंकि यह कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो केवल आयत होते हैं वह कभी भी वर्ग नहीं हो सकते हैं। वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो यह वनली रेक्टेंगल है जिसे हम भाई टोटल रेक्टेंगल में काउंटिंग कर सकते हैं भैया। चलो आगे देखना, इसके बाद से जो दूसरा वाला दिखाई दे रहा, ए और बी को मिलाए सीक्वेंस में। चलो पहली क्लास से जुड़े हो तो मैं हमेशा सीक्वेंस की बात करता हूं भाई, लॉजिक से करने की कोशिश करो। ए के बाद बी जोड़े हो तो बी के बाद आप किसे जोड़ोगे भाई, सी। जरा बोर्ड पर देखना भाई, क्या यह बी और सी को मिला के एक आप रेक्टेंगल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो आपका जवाब होगा हाँ सर, यह एक रेक्टेंगल है लेकिन वो स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। तो केवल रेक्टेंगल कितने हो गए भाई, 2। अब इसके बाद से जरा बी और सी को मिला लियो। अब मिलाने की बारी किसकी आ गई है, तो आप कहोगे सर सी और डी को। भाई जब सी और डी को मिलाओगे तो जरा बोर्ड पे देखना भाई, क्या सी और डी को मिलाने से एक आपको और रेक्टेंगल बनती हुई दिखाई दे रही है भैया? तो कितने हो गए भाई, 3 हो चुके, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी। एक और आपको रेक्टेंगल दिखाई देने वाला, और रेक्टेंगल कौन सा दिखाई देने वाला, जरा बोर्ड पर देखना भाई। वह रेक्टेंगल आपको दिखाई देने वाला है यह वाला, यह वाला। बी और किसको मिलाकर भाई, ए को। बी और किसको मिलाकर, ए को। तो यहाँ से टोटल केवल रेक्टेंगल कितने निकल कर आ गए हैं भाई, 4 निकल कर आए हैं। बात हमारी समझ में आई कि नहीं?
कि अगर पेपर में यह पूछता कि ओनली रेक्टेंगल कितने फाइंड आउट करो तो भाई कितने 4 आंसर होता। अगर आपसे कुल आयत पूछा है तो जस्ट इसके हमने पीछे क्या बताया, तो जब कुल आयत पूछा जाएगा तो वर्ग जितने होंगे केवल आयत होंगे उन दोनों को आपस में क्या करोगे भाई, जोड़ दोगे। तो भाई 5 4 कितना हो गया भाई 9। कहानी समझ में आई कि नहीं आई भाई? अगर कहानी समझ में आ गई है तो दिक्कत यह है कि सर बड़े क्वेश्चन में हम इसका कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई रूल सीखना भाई कैसे ज्ञात करते हो। अगर हमें कुल आयत ज्ञात करनी हो, अगर हमें कुल आयत ज्ञात करनी जब हो तो भैया करना क्या, रो के नंबर का योगफल, क्या करोगे भैया, रो के नंबर का योगफल। बात समझ में आई? अब गुणे करोगे भाई कॉलम के नंबर का योगफल। जरा इसे भाई बोर्ड से कॉपी कर लेना, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, जरा समझ जाओगे तो कहानी आप समझ सकते। रो के नंबर का भाई योगफल और कॉलम के नंबर का योगफल दोनों आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कुल आयत निकल कर आएगा। या ध्यान देना केवल आयत निकल कर नहीं आएगा, आपको क्या निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर कुल आयत निकल कर आएगा। चलो भाई अपने अब अगले आते हैं कॉन्सेप्ट पे, इसको किस तरीके से यूज करोगे इस क्वेश्चन में। तो जिस क्वेश्चन में यूज करने का तरीका देखना है। अगर हमें कुल आयत पूछा जाए तो जब हमसे कुल आयत पूछी जाएगी तो भैया रो का नंबर 1 और 2, कॉलम का नंबर 1 और रो किसका नंबर भाई 2 का। जब कुल आयत निकालोगे भैया लिखोगे 1 + 2 गुणे कितना लिखोगे भाई 1 प्लस कितना भाई 2, तो बराबर 3 त्रिक का कितना निकल कर आ गया भैया 9। वर्ग निकालोगे तो कहोगे सर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 5, और 9 आ गया और यह 5 आ गया तो 9 में से 5 घटा देते तो कितना निकल कर आ जाता भाई 4। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो इस क्वेश्चन में जरा समझना भाई, इस जरा क्वेश्चन में भाई समझना। एक लाइन और बना देते हैं भाई, एक लाइन और क्या करते हैं भाई बढ़ा देते हैं। 1 2 और कितना दिखाई दे रहा है 3, 1 2 और कितना दिखाई दे रहा है भाई 3। पहले हम इसमें बता रहे हैं जब नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों क्या हो भाई बराबर। तो आप कहोगे सर यदि कुल अगर वर्ग हमें ज्ञात करना होगा तो क्या करोगे, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 9 5 कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। अगर कुल आयत की ज्ञात बात करोगे, टोटल रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी होगी तो आपका जवाब होगा सर 3 + 2 प्लस कितना भाई 1 और गुणे 3 + 2 प्लस कितना 1, तो 3 2 5 1 6 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा 36। और जब केवल आयत की बात होगी तो आपका जवाब होगा कि सर 36 में से हम 14 घटा देंगे तो 3 में से 1 जाए भाई 2। सही है ना भाई? 10 जोड़ोगे 32, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 22 आ जाएगा। तो बात समझ में आई कि यदि हमें कुल आयत ज्ञात करना होगा तो रो में लिखे हुए सभी नंबर को आपस में जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि वर्ग ज्ञात करना होगा तो जस्ट हमने पहले बताया कुल आयत में से यदि हम वर्ग को घटा देंगे तो हमारा आंसर केवल आयत बनेगा, और वही क्या होगा भाई हमारा आंसर होगा। चलो कॉपी कर ली हो तो भाई अगले जरा क्वेश्चन पर आते हैं। यह चीज तो आपको क्लियर होगी, जरा बड़े क्वेश्चन में हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा भाई जरा, जब रो और कॉलम बराबर 9, जब रो और कॉलम बराबर 9। सेम लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिक के पीछे मत भागो भैया, यह केस सेकेंड है, मीनिंग वही निकल कर आएगी। देखना बस कुछ बातें हैं जो आपको रटते नहीं तो समझाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग जो है रटा देते हैं, आप रट लेते हो तो आपको बार बार समझने की जरूरत होती। भाई हमेशा रो के सबसे बड़े नंबर को कॉलम के सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, चाहे सेम हो या न हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल ही यही होता है मैट्रिक्स का। और यदि बेसिक क्लियर होता तो आज ये सब चीजें समझाने के लिए हमें नहीं पड़ती। जरा बोर्ड पर देखो भाई, यह हमने लिखा 1 2 कितना, चलो बात 3 चीजें पूछेंगे भैया। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं भैया वर्ग जरा निकाल कर बताना आपको कितना होगा। कहोगे सर 1 2 और 3, 1 और कितना भाई 2, रो का सबसे बड़ा नंबर 2, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर तो गुणे 3, प्लस इसके बाद से कितना नंबर 1, और इसका सबसे बड़ा नंबर दूसरा कौन सा है भाई 2। जहां 0 मिल जाए वहीं बेटा छोड़ देना है। 3 दूना 6 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ आपसे वर्ग पूछा जाए तो कहोगे सर हमें करना यह है
कि जो सबसे बड़ा नंबर हो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, भैया रो का सबसे बड़ा नंबर 3, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 4, इसका सबसे दूसरा बड़ा नंबर 2 और इसका दूसरा बड़ा नंबर गुणे 3 प्लस इसका बड़ा नंबर भाई 1 और इसका बड़ा नंबर भाई 2, और जहां जीरो जिसका भी आ जाए रो या कॉलम का वही को आपको रोक देना भाई। चलो 4 तिहाई 12, 12 6 18, 18 18 तो कितना हो जाएगा 20, तो कितनी संख्या निकल कर आई 20। तो एक चीज और ऑब्जर्व किए कि भाई 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आता, 2 के बाद 1 आता, यानी जिस क्रम में आपने नंबर लिख रहे हो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, उतने ही आपके वर्ग बनेंगे। भाई यदि आपसे रो और कॉलम की संख्या बराबर न हो, आपसे वर्ग पूछे तो भैया 3 लिखे हो तो 3 लिखने के बाद से लिखना 3 गुणे कितना, एक एक कम करते मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 2 गुणे 1, जहां आपको 0 मिल जाएगा वहीं आपको रुक जाना है। अगर 4 मिलता तो लिखते 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे कितना भाई 2, इसको 1 घटाते इसको 1 1 घटाते चले जाते, जहां 0 आता वहीं रुक जाते भैया। अब इसी क्वेश्चन में यदि हम आपसे पूछते हैं, इसी क्वेश्चन में जब हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि केवल रेक्टेंगल कितनी होंगे, आयत कितने होंगे और स्क्वायर कितने होंगे, सारी बातें, तो कैसे आप अपना जवाब देते थे। जरा बोर्ड पर देखो, सेम क्वेश्चन था, 1 2 और कितना लिखोगे 3 और 1 और कितना हो जाएगा 2। हमने कहा भाई ओनली आपको बताना है रेक्टेंगल, और एक आपको बताना है भाई स्क्वायर, और एक आपको बताना है भाई टोटल रेक्टेंगल। क्या बताना है भाई, टोटल रेक्टेंगल। तो आपको पता है जब हमें स्क्वायर बताना होता है तो भैया करोगे भैया क्या, 2 का किसके साथ गुणा करोगे भाई 3 के साथ, और 1 का गुणा किसके साथ करोगे 2 के साथ, फिर रुक जाओगे भैया 3 दूना 6, 6 तो कितना हो जाएगा 8 बनेंगे। चीजें क्लियर है आपको, 8 बनने वाले। 1 मिनट भाई, 3 दूना 6, 2 कम 2, सही तो है भाई, 3 दूना 6, 6 तो कितना बनने वाले हैं 8 बनने वाले। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 7, 1 कितने बनने वाले हैं भाई 8 बने। और यदि तुम काउंटिंग करना चाहते हो तो भाई हम 8 बता देते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान से सुनना भाई। अगर 8 जो स्क्वायर बनेंगे वो कौन से होंगे भाई, इंडिविजुअल की काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 और कितने भाई 6, फिर आपको 2 फिगर को मिलाकर नहीं भाई 4 फिगर को मिलाकर आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा, ये वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसके बाद से फिर से ये वाला स्क्वायर देख सकते, बड़ा वाला स्क्वायर नहीं बनेगा, सब फिगर को मिलाकर वो एक रेक्टेंगल बनेगा भैया। तो आप कहोगे सर टोटल रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करने यहाँ आता है कि रो के नंबरों को आपस में लिख लेंगे जोड़कर, और फिर भैया कॉलम के नंबरों को आपस में लिख लेंगे जोड़कर। 2 1 कम के 2 1 कितना हो गया 3, 3 2 5 1 6, तो टोटल कितनी आ जाएंगी 18। अगर टोटल रेक्टेंगल आपके 18 है भैया, स्क्वायर आपके 8 हैं, तो ओनली जब रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो इसमें से माइनस कर दोगे तो भैया 10 हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। चलो इसे कॉपी करो जल्दी से, फिर हम चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताते रहना भाई। देखना भाई अगला क्वेश्चन, थोड़े से लेवल को हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन में, यह ध्यान देना। क्या क्या बताना है वो अब चीजें लिख लो भाई। तो पहली चीज तो आपको यह बताना है कि कुल आयत कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। दूसरा बताना है कि आपको नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तीसरा बताना है भाई ओनली रेक्टेंगल बताने हैं कि केवल कितने आयत होंगे। सब कुछ फॉर्मूले बेस पर करना है भैया। 1 2 3 4 और कितना दिखाई दिया 5, 1 2 3 4 दिखाई दिया। चलो रो और कॉलम की संख्या बराबर हो या न हो भाई, कुछ अंतर होता ही नहीं है। आपको सेम चीजें याद रखना है, रो के सबसे बड़े नंबर को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, या कॉलम के सबसे बड़े नंबर का रो के सबके मल्टीप्लाई। तो चलो भैया जरा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगा भाई 5 का, तो 4 गुणे कितना लिखोगे 5, एक एक कम करते चले जाओ गुरु, वही होगा भैया। 2 गुणे कितना होगा भाई 3, और 1 गुणे कितना होगा 2। देखो 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब 1 के बाद से 0 बचा, वहीं रुक जाना भैया। तो 5 चौका कितना 20, और प्लस कितना भाई 12, 3 दूना 6 प्लस कितना 2, 12 8 20 कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 40। क्लियर है ना भाई। अब जरा हमें वर्ग की गणना करनी है। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये अब आयत नहीं निकाले भैया, छोड़ देना भैया, ये आयत नहीं, हमने वर्ग निकाला भैया।
चलो ठीक है, यह क्या निकाला हमने, वर्ग निकाला। अब यदि हमें आयत की गणना करनी हो कि कुल आयत कितने होंगे, तो कुल आयत निकाल सकते हो कि नहीं भाई, तो कैसे निकालोगे जरा बोर्ड पर ध्यान देना। रो के सभी नंबर को आपस में ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो लिखोगे क्या भैया, तो लिखोगे 4 + 3 + 2 प्लस कितना भाई 1। और गुणा किसके साथ कर दोगे, तो कहोगे सर कॉलम में जो भी नंबर लिखे गए, क्या नंबर लिखे गए जरा उनको भी लिखना भैया। तो आप कहोगे सर 5 + 4 + 3 + 2 प्लस कितना भाई 1, यही नंबर लिखा गया है। 4 3 7 2 9 कितना हो जाएगा 10 × 5 4 9 1 10 3 13 13 तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ से कितने आपकी कुल आयत आ जाएंगे भाई 150। 150 यहाँ है, 40 यहाँ है। कुल आयत, केवल आयत पूछेगा तो 150 में से यदि 40 से घटा दोगे तो 110 होंगे जो आपके केवल आयत होंगे। भाई जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो यस सर। समझ में आएगी कि नहीं कहानी। आज हमने बस केवल आपसे 2 बातें ही डिस्कस की थी। 2 बातें क्या थी, अगर हमें स्क्वायर की काउंटिंग करना हो तो रो के सबसे बड़े नंबर को कॉलम के सबसे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। दूसरी बातें हमने यह सीखी थी कि यदि हमें आपको रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, आयत की गणना करनी है, तो रो में जितने नंबर लिखे गए उन सबका भाई सम कर लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना कॉलम में लिखे हुए सभी नंबर को ऐड करने के बाद से जो संख्या आएगी वो कुल आयत निकल कर आएगी। जब केवल आयत पूछा जाएगा तो हमने बताया कि जो कुल आयत है उसमें से वर्ग को निकाल दोगे तो वही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। आगे जरा बोर्ड पर देखना इस क्वेश्चन को। एक सेकंड, यह क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, एक बड़ी लेंथ बन गई है, एक छोटी बना देता हूँ भाई, वेट करो। तो इसमें हमें बताना है कि कितने आपके स्क्वायर होंगे। भाई काउंटिंग करके इस फिगर में बताना कितने स्क्वायर होंगे। एक हम और फिगर बना देते हैं भाई, उसमें बताना आप कितने स्क्वायर होंगे। जल्दी से आंसर देना भाई। अच्छा इसमें काउंटिंग करके तो आप बता सकते हो, बेसिक तो अब आपको याद हो गई थी भाई। इस फिगर में कितने बनेंगे, अगर इस फिगर को देखा जाए तो कितने बनने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 5। कितने बनने वाले हैं 5। अगर इस वाले फिगर को समझोगे तो कितने बनने वाले हैं 5। लेकिन दोनों फिगर में एक ऐसा फिगर है जो दोनों में कॉमन बनने वाला है भाई। इस 5 में जब नीचे ऊपर काउंटिंग किए हो तो यह जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको आपने ऊपर में भी काउंटिंग कर लिया और नीचे वाले में भी। तो भाई 10 में से 1 घटा दोगे कितना निकल कर आ जाएगा, तो 9। तो 9 इज द राइट आंसर भाई। इसका बातें समझ में आई कि नहीं। देखो इसमें कौन सा कॉमन बनने वाला है, तो भाई हम जो कलर कर रहे हैं उसके बारे में जरा देख लेना। जिसको हमने कलर किया वो दोनों में भाई कॉमन बनना भाई, एक या दोनों में कॉमन बनना भाई ये वाला हिस्सा, और एक जो आपको हमने यहाँ पर येलो किया या दोनों में कॉमन बन रहा है। तो वैसे तो बनने चाहिए थे 5 3 15, 3 बेसिक फिगर है तो 5 × 3 बनने कितने चाहिए थे 15। लेकिन 15 में से 1 2 या दोनों में कॉमन है तो 2 बार काउंटिंग कर लिए होगे। तो 15 में से 2 घटा दो तो कितना बनेंगे भाई 13। तो 13 इज द राइट। बात समझ में आई तो जो बोलो भाई इसे जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपने हम एक क्वेश्चन और बोर्ड पर लिखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब दोगे भाई। चलो वो क्वेश्चन कौन सा है यह देख। चलो आंसर देना भैया। इसमें 3 बातें बतानी है भाई। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। इसके अलावा आपको बताने हैं कि ओनली रेक्टेंगल हो कितने होंगे जो केवल रेक्टेंगल है, और एक आपको बताना है भाई स्क्वायर कितने होंगे। तो भैया देखो इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी, तो कहोगे सर 1 2 3 4 और कितने दिखाई दे रही 5। कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं भाई 1। तो वर्ग निकालने का फॉर्मूला जरा बताना भाई। तो वर्ग कहते थे भाई सबसे बड़े संख्या को रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो भाई कॉलम की संख्या कितनी है 5, रो की तो सिर्फ एक ही संख्या है। तो जो वर्ग निकालोगे वो आपके कितने आ जाएंगे, तो 5 × 1 तो सिर्फ कितना आंसर होगा भाई 5। क्योंकि आपके कॉलम की संख्या सिर्फ कितनी दिखाई दे रही है, तो भाई 1 दिखाई दे रही है। 5 का एक साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब जब हम कुल आयत की आपसे बात करेंगे
तो जब कुल आयत बोलोगे तो भाई कुल आयत का फार्मूला क्या होता था भाई, वर्ग जो रो में सबसे नंबर लिखे गए उनको आपस में भैया ऐड कर दो, और जो कॉलम में सबसे बड़े नंबर लिखे गए हैं भाई उनके साथ आपको क्या करना था भाई, मल्टीप्लाई करना था। एक ही बस केवल कॉलम लिखा गया, तो 5 और 9 3 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा जी कि आयत बताइए, केवल आयत आपको जब बतानी होगी 13 में से 5 घटा दोगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो 8 हमारा क्या है भाई, सही आंसर है। चलिए कॉपी कर लिए इसे। चलो चीजें क्लियर हो तो भाई एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना। तो आज जो हमने बेसिक चीजें सीखी उन सबको मैं एक बार आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। पहली क्लास जब हमने शुरुआत की थी तो पहले पीपीटी पे हमने यह डिस्कस किया था भाई कि जब आपसे रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो भाई रो के सबसे बड़े नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, कॉलम वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई भाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई। तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो आप स्क्वायर के फॉर्मेट में चलते हो। दूसरी बातें हमने यह डिस्कस की थी कि जब आपको पेपर में यह पूछा जाए कि भाई वर्ग को निकालना पूछा जाए, आयत भी पूछा जाए और कुल आयत पूछा जाए, तो भाई जब कुल आयत होती है उसमें वर्ग भी जुड़ा होता है और केवल जो आयत होती है उनकी भी काउंटिंग होती है। केवल आयत निकालना होगा तो कुल आयत में से आपको वर्ग घटा देना होगा। आगे इसी चीज को जब हमने फॉर्मेट करके आगे बताया था, हमने बेसिक से भी फिगर को डिस्कस किया था कि कौन से हैं जो केवल आयत बन रहे हैं। इसके बाद हमने कुल आयत निकालने का फार्मूला यह बताया कि रो में जितने नंबर लिखे गए हैं उनका योगफल कर दो, जैसे 3 2 1, 3 2 5 1 6। कॉलम में जितने नंबर लिखे गए हैं उनका योगफल करके दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, कुल आयत आएगा। और उसमें से वर्ग यदि आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में भाई। जय हिंद।